हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने साथ, और मैं अपने सफ़र की शुरुआत करने जा रहा हूं आपके साथ कक्षा 10 के विषय विज्ञान से, जिसका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो आप लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे कि अभिक्रियाएं क्या होती हैं, अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, और हमारा जो दैनिक जीवन है इनसे किस तरह से प्रभावित है, और दैनिक जीवन में इनका हमारे उपयोग किस तरह से है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 10 का बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं। आप जुड़े हैं हमारे साथ एमएस करियर क्लासेस पर, और मेरा नाम है मनोज कुमार। तो आप लोग पेन और कॉपी उठा लीजिए और हेडिंग लिख लीजिए रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं। अब हम लोग इन रासायनिक अभिक्रियाओं को समझेंगे कि ये होती क्या है। आप लोगों ने बहुत सारे अपने दैनिक जीवन में क्रियाओं के बारे में सुना होगा। जैसे कि आप लोगों ने ये सुना होगा कि कोई लोहा होता है, लोहे को अगर आप नम मिट्टी में या फिर नम हवा में आप छोड़ देते हैं तो वो नमी के साथ में वायु के साथ क्रिया करके उस पर एक परत सी जम जाती है, जिसे जंग लगना कहते हैं। इस जंग लगना को अंग्रेजी में रस्टिंग कहा जाता है। तो लोहे पर जंग लगना जो है ये एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, ये रासायनिक अभिक्रिया पुनः पहले जैसे पदार्थ में परिवर्तित नहीं हो सकती है। यानी एक बार जो पदार्थ बन गया है दोबारा पहले जैसा पदार्थ नहीं बन सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि बर्फ जो होती है एक बार पिघल गई, जल बन गया है, फिर जल से दोबारा बर्फ बन सकता है। लेकिन अगर देखें आप, दूध है, दूध से दही बन जाए तब फिर दोबारा दही से दूध नहीं बनता है। तो ये अभिक्रिया जो है ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो अगर हम उदाहरण देखें कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया अन्य उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे कि भोजन है, भोजन का जो पचना है, हम लोग भोजन करते हैं, भोजन का जो पचना है वो अभिक्रिया जो होती है वो रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया में कई सारे रासायनिक पदार्थ आपस में मिल करके इस क्रिया को पूरा करते हैं। और अब इस अभिक्रिया में जो पहला वाला पदार्थ होता है उसका गुण बिल्कुल से चेंज हो जाता है, यानी उसके गुण बदल जाते हैं, पहले जैसा वो नहीं रह जाता है, और ना ही पहले जैसे गुण को दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। ये होती है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाओं में हम लोग समझने के लिए सबसे पहले, अगर आप प्रयोगशाला कभी गए हैं तो आप एक मैग्नीशियम का फीता लें। मैग्नीशियम का फीता को हम मैग्नीशियम के सूत्र से ही लिखेंगे, और उसके साथ में एक गैस होती है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस एक ऐसी गैस है जो किसी भी वस्तु को जलाने में सहायता करती है। ऑक्सीजन गैस खुद नहीं जलती लेकिन दूसरे को जलाने में सहायता करती है। अब ये अभिक्रिया हो जाएगी, यानी मैग्नीशियम का को जब जलाएंगे तो आप जैसे कि एक कागज लें और कागज को जलाएं। कागज को जलाने पर उसमें से बाद में आपको राख प्राप्त होती है। कागज किसका बना होता है? कागज कार्बन का होता है, इसलिए आपको काली राख मिलती है। उसी तरीके से यहाँ पर मैग्नीशियम जो है ये जलेगा तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक राख तरीके से पाउडर मिलेगा। उस पाउडर को बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर सफेद कलर का होता है। ये तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया में क्या हुआ है कि यहाँ पर जो मैग्नीशियम है ये और ऑक्सीजन, ये दोनों ने आपस में क्रिया किया है। जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक। तो अभिकारक कौन सा हो गया? अभिकारक हुआ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। जो पदार्थ बनता है उसे कहते हैं उत्पाद। ये हो गया उत्पाद। अंग्रेजी में उत्पाद को बोला जाता है प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट बोला जाता है अभिकारक को रिएक्टेंट, यानी अभिक्रिया करने वाला। और उत्पाद है जो पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद। अब यहाँ पर देखें, जो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है इसको हम लोग शब्द के रूप में भी लिख सकते हैं। लिख दें मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन लिखा हुआ है। और जब इसको हम लोग जलाएंगे तो
गर्म करने पर यानी जलाने पर बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। पहले इस समीकरण को इसी तरह से लिखा जाता था, लेकिन बाद में जब प्रतीक का यूज किया गया तो इसको और आसान बना दिया गया, और इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। प्रतीकों को लिखना शब्दों में अभिक्रिया लिखने से ज्यादा बेटर माना जाता है, ये ज्यादा अच्छा माना जाता है, जिससे आप आसानी से इनकी मात्रा को समझ सकते हैं। इसमें आप मैग्नीशियम की मात्रा को और ऑक्सीजन की मात्रा को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन इसमें आप मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की मात्रा को समझ सकते हैं। इस समीकरण को बनाने में यानी तत्वों के प्रतीक लिखने में बहुत ज्यादा आपको जो सुविधा है और बहुत ज्यादा जो सारे लाभ हैं वो प्राप्त होते हैं। वो कैसे? इससे कोई दवा बनानी है आपको प्रयोगशाला में या फिर अन्य कहीं पर जहां पर वो लेबोरेटरी होती है, आप उस लेबोरेटरी में जब दवा बनाते हैं तो दवा बनाने के लिए वैज्ञानिक सबसे पहले सैंपल तैयार करते हैं, यानी कितना कौन सा पदार्थ मिलाया जाएगा। तब आप इसमें इनकी मात्रा को आगे पीछे लिख सकते हैं। इसमें कितना ऑक्सीजन का परमाणु है, कितना इसका परमाणु भार है, इन सब से इसमें आसानी से कैलकुलेशन हो जाता है, जबकि इसमें कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है। तो सब हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो अभिक्रिया लिखी गई है। इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया में एक चीज और हम आगे देखते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया जो है किस अवस्था में अपकारक के पदार्थ है। तो ये अपकारक पदार्थ है गैस अवस्था में, सॉरी ऑक्सीजन है गैस अवस्था में, और आपको पता होता है इस जिस अवस्था में होते हैं उसको ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। तो ऑक्सीजन है गैस अवस्था में तो गैस लिख दिया, मैग्नीशियम है सॉलिड अवस्था में तो ये एस बना दिया गया सॉलिड, और कोई द्रव है तो हो जाएगा लिक्विड। अब ये जो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड ये राख की तरीके से होता है, तो ये सॉलिड स्टेट में बनता है। तो इस तरह से आप तत्वों के बगल यानी जो पदार्थ होते हैं अभिकारक के उत्पाद उनके बगल ब्रैकेट में लिख सकते हैं अभिक्रियाओं को। अब क्या देखिए, ये अभिक्रिया जो है संतुलित अभिक्रिया है। अब देखिए संतुलित अभिक्रिया का मतलब है कि अभिक्रिया के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो क्या दोनों की संख्या बराबर है? देखिए मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है और यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ज्यादा है, यहाँ एक ऑक्सीजन कम है, यानी इस तरफ तीर के इस तरफ अभिक्रिया में ऑक्सीजन क्या है 1 ज्यादा है, उस तरफ 1 कम है। तो हम बराबर करेंगे, क्योंकि आपने कक्षा 9 में द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो पढ़ा है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में ये कहा जाता है कि जितना अभिकारक उतना ही उत्पाद पैदा होता है, यानी उतना ही उत्पाद बनता है, कहीं अलग से ना नष्ट होगा और ना कहीं अलग से आ जाएगा। तब यहाँ पर संतुलित करने के लिए समीकरण में, अब ये यौगिक है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कम है तो यहाँ 2 नहीं लगाएंगे, हमेशा परमाणु या यौगिक में सामने जितना कम होता है उतना लगाते हैं। तो इधर 2 कम था ऑक्सीजन तो 2 लगा दिया, लेकिन ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, मैग्नीशियम ज्यादा हो गया, तो मैग्नीशियम को यहाँ पर 2 हम लगा देंगे। तो इस तरह से ये समीकरण क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। आपके सिलेबस में समीकरण को बैलेंस करने के लिए दिया गया है, और इससे क्वेश्चन भी आते हैं 2 नंबर के या 3 नंबर के आते हैं, समीकरण दिया जाएगा, आप उसको बैलेंस कीजिए। बैलेंस करने का मतलब है संतुलित कीजिए, दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो इस तरह से आप परमाणु को लिख करके उसको बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने का दूसरा तरीका जो होता है, इसके 3-4 स्टेप्स होते हैं, आपकी एनसीईआरटी में कायदे से बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। सबसे पहले ये बताया गया है उसमें कि आप सबसे पहले बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स बनाने का मतलब है कि उसमें फिर हेरा फेरी मत कीजिए, बाहर नंबर लिखना कुछ बाहर लिखिए, क्योंकि जब हम बॉक्स बना लेते हैं तो उस सूत्र में फिर कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, और वास्तव में सूत्र में कुछ आपको चेंज नहीं करना है। और आप चाहे सूत्र बॉक्स बनाएं या ना बनाएं, सबसे पहला तरीका आपके लिए ये होगा कि मान लो एक समीकरण हम लिख रहे हैं, एक समीकरण है लोहा, ये इसकी क्रिया हो गई जल से, H2O से, जल से लोहे की क्रिया हुई। अब जानते हैं कि जल में नमी होती है, ये इससे क्रिया करके बना लेता है आयरन ऑक्साइड Fe2O4, ये होता है आयरन ऑक्साइड का सूत्र। और प्लस हाइड्रोजन गैस जल से लोहा करता है मुक्त, क्योंकि जो
हाइड्रोजन है वो जल से लोहे के द्वारा मुक्त हो जाती है। आप जानेंगे जितनी भी सक्रिय धातुएं होती हैं जिसमें सक्रियता ज्यादा होती है, क्रिया आसानी से कर लेती हैं, वो जल से क्रिया करके उससे हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। आप सोडियम के बारे में सुने होंगे। सोडियम जो धातु होती है बहुत क्रियाशील होती है, वो जल में डालने पर उसमें आग लग जाती है, मतलब जल के साथ वो जलने लगता है, इतना सक्रिय होता है सिर्फ नॉर्मल टेम्परेचर पर ही। हाँ, लोहा अगर जल में डालो इस तरह से नहीं होगा, लेकिन लोहा अगर 3-4 दिन तक पड़ा रहेगा जल में तब उसे क्रिया करता है, इतना सक्रिय होता है। लेकिन आप वही सोना डाल दें जल में या मिट्टी में, तब सोना जो होता है वो धातु तो है लेकिन वो इतनी सक्रिय धातु नहीं है कि क्रिया कर सके। तो लोहा करोड़ों साल तक भी पड़ा रहे मिट्टी में फिर भी वो क्रिया नहीं करता है, क्योंकि वो रासायनिक रूप से जो प्रकृति में पाया जाता है वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। लोहे के ज्यादा अयस्क नहीं होते हैं, यानी उसमें अशुद्धियां बहुत कम मिली होती है क्योंकि दूसरी चीज से वो क्रिया करता नहीं है। लेकिन लोहा जो है वो कुछ हद तक सक्रिय है। अब सक्रिय होगा तो ऑक्सीजन से ये क्रिया कर लेगा और हाइड्रोजन को ये भगा देगा। तो हाइड्रोजन देखो गैस ये जाएगी निकल और इस तरह से ये बन जाएगी आयरन ऑक्साइड और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। जो गैस निकलती है तो उसके ऊपर ऐसे तीर बना देते हैं। कभी कभी आप नीचे तीर देखते हैं ऐसे बनी रहती है, इसका मतलब होता है अवक्षेप बन जाना। अवक्षेप का मतलब होता है कोई चीज आप जैसे जल में मिट्टी घोल दो और मिट्टी चिकनी होनी चाहिए और वो चिकनी मिट्टी जब नीचे बैठ जाए, नीचे बैठने पर वो उसको बोलते हैं अवक्षेप होना। तो इस तरीके से ये नीचे साइन लगा करके दर्शाया जाता है। और एरो अगर ऊपर है तो इसका मतलब है गैस है कोई वो उड़ रही है। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें इसकी अवस्था को तो जल जो है वो यहाँ पर किस अवस्था में होगा, लिक्विड अवस्था में डाल सकते हैं और यहाँ लिक्विड अवस्था में या गैस अवस्था में भी हो सकता है क्योंकि ये नमी हो सकती है, जल वाष्प की मात्रा हो सकती है, तो ये गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। और जिस अवस्था में होगा उसको यहाँ दर्शाया जाता है। लोहा सॉलिड है तो आप सॉलिड लिख सकते हैं, लेकिन आपको रासायनिक अभिक्रिया में ये लिखने की जरूरत नहीं है। जहां पर आवश्यकता, जहां पर बोला जाएगा वहां लिखना है। फिलहाल ये हम लिख रहे हैं आपकी जानकारी के लिए, ये आपको लिखना नहीं है। फेरिक ऑक्साइड सॉलिड होता है तो यहाँ पर सॉलिड लिख देंगे और हाइड्रोजन गैस होती है तो यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में गैस लिख देंगे। फिलहाल ये लिखने की आवश्यकता नहीं है तो लाओ इसको हम हटा देते हैं। अब आप ये जानिए कि इस तरह से इनके प्रतीक के आधार पर इनको लिखा जाता है। अब आगे हम देखते हैं ये समीकरण संतुलित कैसे होगा। तो सबसे पहले समीकरण को संतुलित करने के लिए हम ये देखते हैं कि कौन सा यौगिक ज्यादा परमाणु वाला है। तो अब देखें इसमें यौगिक ये Fe एक ही तत्व तो इसमें है, एक ही परमाणु। हाइड्रोजन में H2 हाइड्रोजन 2 है और O यहाँ पर एक है, यानी H2O में, सॉरी हाइड्रोजन में नहीं, H2O यानी जल में 2 परमाणु हाइड्रोजन के, 1 परमाणु ऑक्सीजन का। यहाँ पर देखें कितने हैं, 2 परमाणु हैं इसके आयरन के और 4 हैं ऑक्सीजन के, मतलब इसमें ज्यादा परमाणु हैं। अब इसमें दोनों में से कौन ज्यादा है, दोनों में से ऑक्सीजन ज्यादा है। तो हम सबसे पहले उसको संतुलित करते हैं, चाहे उत्पाद तरफ को चाहे अभिकारक तरफ को। सबसे पहले संतुलित करेंगे किसको, जिसमें ज्यादा परमाणु होंगे। तो ज्यादा परमाणु ऑक्सीजन के हैं, उसको संतुलित कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इधर ऑक्सीजन कम, उधर ऑक्सीजन ज्यादा है, तो इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है। इधर ऑक्सीजन 4 बनाना है तो यहाँ करेंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे। ऑक्सीजन 4 ज्यादा है तो नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे Fe प्लस 4H2O और ऐसे तीर लगा देंगे, ये लिखेंगे Fe2O4, यहाँ पर सॉरी Fe3 होगा, Fe3 और O4 और प्लस H2। इस तरह से ये फिर आपको बार बार तीर लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखें इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4, इधर भी ऑक्सीजन हो गए 4, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 दूनी 8। अब यहाँ पर आप हाइड्रोजन संतुलित करें या आयरन संतुलित करें, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया। अब हम लोग कर लेते हैं संतुलित आयरन Fe इधर कितना है, यहाँ 3, यहाँ 2, यानी यहाँ लगा देंगे 3, तो हो जाएगा 3Fe प्लस 4H2O और तीर लगा देंगे, फिर हो जाएगा Fe3O4 प्लस
H2। ये अब इधर हो गया हाइड्रोजन 4 दूनी 8 और इधर है 2। अगर यहाँ हम 4 लगा दें तो 4 दूनी 8 इधर भी हो जाएंगे। तब हम अगले स्टेप में लिखेंगे 3Fe प्लस 4H2O। तीर लगा करके लिखेंगे Fe3O4 प्लस 4H2O। अब देखें दोनों तरफ समीकरण जो है वो संतुलित है, तो ये हमारा जो डिब्बे में है ये संतुलित समीकरण हो जाएगा। तो इस तरह से समीकरण को हम संतुलित करेंगे। कोई भी समीकरण होगा हम संतुलित इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले देखेंगे किस परमाणु कौन से यौगिक में परमाणु संख्या ज्यादा है। अगर ऐसा दिखे तब ऐसा आप ये कर दे। दूसरा है कि उसके बाद में जो परमाणु है उनको आप संतुलित करें। हो सके जो अकेले वाला होता है उसको बाद में करें, क्योंकि हाइड्रोजन अकेले है, यहाँ पर Fe अकेले है, इधर या इधर जितने भी ज्यादा बचेंगे ये आसानी से इसमें आप जोड़ सकते हैं, तो ये आसान होगा आपके लिए। एक मैं और देख रहा हूँ यहाँ पर, इधर देखें लिखा हुआ है BaCl2 यानी बेरियम सल्फेट, सॉरी बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट लिया गया Al2SO4 का होल थ्राइस। ये एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र है, ये है बेरियम सल्फेट का सूत्र। आई होप आप लोगों ने ये समझ लिया होगा। तो हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब देखें हम लोग बेरियम सल्फेट को, बेरियम क्लोराइड को एल्यूमिनियम सल्फेट से जब क्रिया कराएंगे तो बेरियम सल्फेट बनेगा BaSO4, ये बन जाएगा BaSO4 और प्लस ये बनता है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। आपको पता होना चाहिए एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र AlCl3 होता है, बेरियम सल्फेट का सूत्र BaSO4 होता है। अब यहाँ पर देखें क्या समीकरण संतुलित है। एल्यूमिनियम यहाँ पर 1 है, इधर तो 2 है, बेरियम इधर कितना है 1 है, तो बेरियम संतुलित है। क्लोरीन इधर 2 है, इधर आ गया 3 है, तब संतुलित नहीं है। तब सबसे पहले वही तरीका अपनाएंगे कि देखेंगे कौन सा समीकरण, इस समीकरण में कौन सा यौगिक ज्यादा परमाणु वाला है। तो कौन सा यौगिक ज्यादा परमाणु वाला है, इसमें ज्यादा परमाणु है, तो ये सबसे पहले संतुलित कर लेते हैं। देखो 12 तो O हो गए, 4 3 12 हो गए, तो यहाँ पर S कितने हैं 3 S है, एल्यूमिनियम 2 है, तो जाओ यही संतुलित सबसे पहले करते हैं। तो एल्यूमिनियम 2, तो यहाँ पर लगा देंगे 2। ये आप इस लिख करके अगले समीकरण में संतुलित कर सकते हैं। अब एल्यूमिनियम 2 हो गया और क्लोरीन 3 दूनी 6 हो गए, और यहाँ पर क्लोरीन यहाँ हो गया 2। अब यहाँ पर हम लिखेंगे नेक्स्ट में BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस होगा, इसको होल थ्राइस बोलते हैं। और अगर 2 होगा तो ट्वाइस बोलेंगे, 3 होगा तो थ्राइस बोलेंगे, इस तरह से बोलते हैं। अब देखिए BaSO4 है तो लिखेंगे BaSO4 प्लस 2AlCl3। अब यहां पर देखें Ba1 है, बेरियम 1 है, यहाँ पर बेरियम 1 है, सल्फेट यहाँ पर क्लोरीन 3 है, 3 दूनी 6 क्लोरीन है। अगर हम यहाँ पर लगा दें 3 तो क्लोरीन 3 दूनी 6 हो जाएंगे। अब देखें बेरियम लेकिन 3 हो गया, तो हम यहाँ लगा देंगे बेरियम 3 और सल्फेट भी 3 है, तो सल्फेट भी हो जाएगा 3। यहाँ देखें 3 सल्फेट SO4 है, तो SO4 भी यहाँ हो जाएंगे 3। ओके, अब ऐसे अगर SO4 पूरा ना समझे तो 3 सल्फर है, तो यहाँ पर 3 सल्फर है, 3 चौक 12 ऑक्सीजन है, 3 चौक 12 ऑक्सीजन है। तो इस तरह से आपका ये समीकरण जो है वो संतुलित हो जाएगा। तो आप इस तरह से समीकरण को क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं, दोनों तरफ देख करके कि किस तरह से जो बैलेंस होने वाला है। आई होप ये आप लोगों को बेटर समझ में आया होगा। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया है। अब एक चीज और देखते हैं, कुछ समीकरण होते हैं उनकी तीर पर उत्प्रेरक वगैरह लगे होते हैं। अब उत्प्रेरक क्या है ये जान लेते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं कि आपके सिलेबस में मिलेगा अमोनिया, अमोनिया का सूत्र होता है NH3, ये हो गई अमोनिया। ये बनाया जाता है अमोनिया हाइड्रोजन
और नाइट्रोजन के योग से, ये अमोनिया की हैबल विधि है। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब मिलेगा तो बनेगी अमोनिया गैस। तो अमोनिया, ये अमोनिया है, अमोनिया का सूत्र होता है NH3, ये हाइड्रोजन है और ये नाइट्रोजन है। अब आप पढ़ेंगे कि इसमें Fe और मोलिब्डेनम दो तरह के उत्प्रेरक यूज होते हैं। वैसे Fe उत्प्रेरक होता है और मोलिब्डेनम जो होता है इसका वर्धक होता है, यानी Fe की सक्रियता को बढ़ाएगा। अब Fe क्या होता है, जैसे कि ऐसा कोई पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग ना ले और वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा ले, तो उसे कहते हैं उत्प्रेरक। तो ये तीर के ऊपर उत्प्रेरक लिखा जा सकता है, और उत्प्रेरक के साथ साथ में कभी कभी ऊष्मा या दाब भी लिखा जाता है। इसे लिखा है 300 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन टेम्परेचर, तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। तो ये जो है आप इसको ले सकते हैं, या तो ले सकते हो दाब ज्यादा है, या आप ले सकते हो 200 ATM दाब। ATM मतलब होता है एटमॉस्फेयर, यानी 200 वायुमंडल दाब पर अमोनिया बनाई जाती है। तो आप इस तरह से ले सकते हो। ले सकते हो 500 केल्विन टेम्परेचर, यानी ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता पड़े तो 500 केल्विन आप इस तरह से डाल सकते हैं। तो ये तीर के ऊपर ये सब लिखना ये दर्शाता है कि इसके साथ में क्या यूज हुआ है। कभी कभी कुछ क्रियाएं होती हैं वो प्रकाश में होती हैं, तो वहां पर आप प्रकाश लिखते हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जल का यूज करके पेड़ पौधे क्या करते हैं, सनलाइट, ये है सनलाइट, पढ़ रहे हैं, सूर्य का प्रकाश, के ऊपर तो लिखा गया, और साथ में होता है क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल हो गया। क्लोरोफिल के साथ में फिर तीर पे लिखा गया, क्योंकि क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश जब उपस्थित होता है तभी क्रिया होती है कौन सी, प्रकाश संश्लेषण की, और बनता है C6H12O6, ये ग्लूकोज। इस तरह से ये समीकरण जो होगा ये बनेगा। तो इस तीर पर इसको लिखा जाता है। अब आप देख रहे हैं समीकरण बैलेंस नहीं, ये संतुलित नहीं। संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, कार्बन 6 है, यहाँ लगा देंगे 6, हाइड्रोजन 12 है तो यहाँ लगा देंगे 6। अब संतुलित हो जाएगा। ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 6 दूनी 12 और 6 18, यहाँ पर 6 है और प्लस आप जानते हैं इसके बाद में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें क्या ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। आपको पता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, तो ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी, कितनी निकल जाएगी, 6H2। इस तरह से यही पेड़ पौधे हमको ऑक्सीजन गैस देते हैं। तो इस तरह से आप इस सब क्रिया को समझ सकते हैं। और ऊपर अब क्रिया के ऊपर या तो उत्प्रेरक लिखा जाता है तीर के ऊपर, या तो दाब लिखा जाता है। अब कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जिन पर ताप लिखा जाता है या फिर सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, वो अभिक्रियाएं जो है उनको कराने के लिए ऊष्मा या किसी चीज की आवश्यकता होती है तो उनको ऊष्मा दी जाती है। ऐसी अभिक्रियाओं को जिसको ऊष्मा दी जाए उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, मतलब वो ऊष्मा को सोखती, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगी। और कभी कभी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो आपस में क्रिया करते हैं तो वो ऊष्मा को निकालते हैं, यानी उसमें से वो ऊष्मा निकलती है। जैसे कि अभी हम ले लें कैल्शियम ऑक्साइड, ये है कली चूना, इसको चूना बोलते हैं, और प्लस इसमें मिलाते हैं जल, यानी जल में इसको घोल दें। आपको पता है जब घर वर की पुताई की जाती है तो चूने को जल में घोला जाता है। चूने को जल में घोलेंगे तो बन जाएगा चूने का पानी। चूने का पानी का सूत्र को आप पता होगा, चूने का पानी कैसे बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है CaOH का होल ट्वाइस, ये इस तरह से बनेगा। कैल्शियम 1 है तो कैल्शियम 1 हो गया, ऑक्सीजन 1 यहाँ 1 यहाँ तो 2 हो गया। अब ये पूरा लगा हुआ है यहाँ पर 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 हो गया। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड जब भी चूने को पानी में डालोगे तो उसमें बुलबुले निकलने लगते हैं और पानी हो जाता है गर्म। तो इस पानी के गर्म होने से हमें पता चलता है इसमें से साथ साथ में क्या निकल रही है, ऊष्मा, और इस ऊष्मा के निकलने को ही बोला जाता है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया होने के साथ साथ में ऊष्मा भी निकलती है, उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग ये बात अम्ल और क्षार वाले पाठ में पढ़ेंगे, क्योंकि एक अम्ल और एक क्षार जब क्रिया करता है
तब भी ऊष्मा निकलती है। इसे भी कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो आप जैसे कि लिख दें हम, क्योंकि अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो आप कोई भी अभिक्रिया लिख करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। HCl लिखा और प्लस NaOH लिखा। अब दोनों प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है, दोनों प्रबल अम्ल प्रबल क्षार नहीं, ये तो प्रबल क्षार है और ये प्रबल अम्ल है। अब इस तरीके से यहाँ पर आपको पता है H पर प्लस है, Cl पर माइनस है, क्योंकि अम्ल में हाइड्रोजन आयन होता है और OH पर क्षार पर माइनस आयन होता है। तो ये हाइड्रोजन जो है प्लस का है और OH माइनस का है, तो प्लस वाला माइनस से मिल जाएगा, और क्लोरीन माइनस का है, सोडियम इससे मिल जाएगा। तो ये बन जाएगा कौन सा, NaCl और प्लस यहाँ पर H यहाँ और H यहाँ, H2 हो जाएगा और O और प्लस ऊष्मा निकलेगी बेटा। क्या निकलेगी, ऊष्मा। ये ऊष्मा निकलती है कितनी, 13.7 किलो कैलोरी, क्योंकि ये ज्ञात लैब से यानी अभिक्रिया करा करके ये पता किया गया है कि एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब क्रिया करते हैं तो 13.7 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, और ऐसी क्रिया होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगर आपसे पूछा जाए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप लोग सांस लेते हो, सांस लेने की जो क्रिया होती है वो होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि उस सांस लेते हो तो ग्लूकोज का अणु टूटता है, क्योंकि जो आप खाना खाते हो तो खाना जो पाचन क्रिया होती है वो ग्लूकोज जो होता है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, वही टूट करके हमको एनर्जी देता है। तो जब ग्लूकोज टूटेगा तब उसमें से ऊर्जा निकलती है, और ऊर्जा जब निकलेगी तो हमारी जो हम लोग जब सांस लेते हैं तो आप नाक के पास हाथ ले जाएं तो या मुंह के पास हाथ ले जाएं तो जो आपकी वायु बाहर आती है, श्वसन से हवा जो बाहर आती है वो हल्का गर्म गर्म लगती है। इससे यह पता चलता है कि श्वसन जो क्रिया है वह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सोथर्मिक अभिक्रिया। एग्जिट मतलब होता है बाहर जाना, और एक्सो मतलब होता है बाहर की ओर, एक्सोथर्मिक, और थर्मा मतलब होता है ताप, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ऐसा अभिक्रिया जिसमें टेम्परेचर यानी ऊष्मा बाहर आती है, इसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और इंडोथर्मिक होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, मतलब इंडो मतलब अंदर की ओर, जिसमें थर्मिक मतलब ताप, जिसमें टेम्परेचर की और जरूरत हो अभिक्रिया कराने के लिए, उसे बोलेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो आशा है कि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आए होंगे। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार की। अभिक्रिया के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार की अभिक्रियाएं हो सकती हैं। तो आइए सबसे पहले नंबर 1 डालते हैं, और ये प्रकार जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो अभिक्रिया होती है नंबर 1 है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी क्रिया, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्बिनेशन अभिक्रिया या एडिशनल अभिक्रिया, एडिशनल रिएक्शन। कौन सी, संयोजन अभिक्रिया। इसे दूसरे शब्दों में योगात्मक अभिक्रिया भी बोलते हैं। कौन सी क्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। अभिक्रिया तो लिखा है इसके नीचे आइजन मार्क लगा दो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। तो संयोजन अभिक्रिया होती क्या है ये बताइए आपको, पता है संयोजन अभिक्रिया। देखो कोई भी चीज है उसको उसके शब्द से समझा जाता है। तो यहाँ पर देखिए संयोग मतलब क्या होता है, संयोजन मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ आपस में आकर के मिले या दो से ज्यादा आकर के आपस में मिले, वो अभिक्रिया हो जाएगी संयोजन अभिक्रिया। योगात्मक मतलब योग मतलब होता है जुड़ना या मिलना, तो योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे ऐसी अभिक्रिया। इसकी डिफिनेशन पूछी जाए, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे आप, तो ऐसी अभिक्रिया जैसे मान लो एक पदार्थ है ए, पहले लिखो तब समझो, और एक पदार्थ है बी, अब हमको नहीं पता है, और ए कोई बी है, दोनों मिल करके बना लिए हैं ए बी। अब यहाँ मतलब कितना पदार्थ बना, ए बी तो पदार्थ नहीं, ए बी एक ही चीज बना हुआ है। जैसे कि अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप ये समझें, अभी जो हमने एक रिएक्शन बताया CaO कैल्शियम ऑक्साइड चूना, और इसमें डाल दिया
जल या जल में चूना डाला और इसकी अभिक्रिया हुई और अभिक्रिया होने पर एक पदार्थ बनता है CaOH का होल ट्वाइस और प्लस ऊष्मा निकलती है। अब ये जो पदार्थ बना वो दो पदार्थों के मिलने से बना है। तो देखिए संयोजन हुआ जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके कोई एकल उत्पाद देते हैं। ये अभिकारक हैं, ये आपस में मिले हैं और देखो एकल उत्पाद मिला है। तो इसे बोलते हैं कौन सी क्रिया? संयोजन अभिक्रिया। तो ये हो गई कौन सी क्रिया जो आपको लिखा गया, ये हो गई एडिशनल रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए दूसरा, जैसे मान लो H2 प्लस Cl2 हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस आपस में अगर क्रिया करें तो ये बनाती है HCl और यहाँ पर दो Cl है दो क्लोरीन, तो हम बैलेंस करना जान चुके हैं तो ये दो लगा देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगी क्या? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस तरह से यह क्रिया जो हुई ये संयोजन क्रिया हो जाएगी आपकी। फिर अगर दूसरा देखें जल बनाने का रिएक्शन H2 प्लस O2, H2O2 से हम बन जाएगा H2O जल। फिर बैलेंस नहीं है तो यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन 2 है तो इधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है तो इधर कम है तो यहाँ 1 लगा दो। अब इधर ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया तो हाइड्रोजन यहाँ 2 लगा दो, बस देखिए बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 4 तो 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2 तो ऑक्सीजन ये देखो 2। इस तरह से अभिक्रिया हो गई बैलेंस। इन अभिक्रियाओं को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। देखो मिल रहा है ना, ये मिल रहा है। आप एक चीज इस समीकरण से एक और समझ लें, हम ये मिटा दें फिर इस चीज से समझाते हैं। कभी कभी जो NCERT का सवाल होता है वो डायरेक्टली आपकी किताब से ही पूछ लिया जाता है, यानी जैसे ऐसा लिखा होता है वो एकदम वैसे ही आ जाता है। तब उस स्थिति में आप क्या करेंगे, इसको याद मतलब पढ़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा आपको। तो NCERT में एक बॉक्स में आप देखेंगे इस यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखी है, उसके नीचे लिखा होगा कि इसका उपयोग दीवार की सफेदी करने में किया जाता है। तो दीवार की सफेदी करने में चूना का पानी जो होता है, चूने का पानी जब चूना घोला जाता है तब ये चूने का पानी बनता है और फिर उससे सफेदी की जाती है। जैसे आप लोग बाल्टी में घोल करके अपने घर में तो किया ही होगा, नहीं किया है तो करके देखना, ये आपका एक रिएक्शन भी हो जाएगा। और पानी छूकर भी देखना कि गर्म हो रहा है कि नहीं गर्म हो रहा है, क्योंकि हमने बताया है ये वाली जो रिएक्शन होती है ये होती है एक्सोथर्मिक, यानी कि ऊष्मा छेदी, उससे ऊष्मा निकलती है। अच्छा ये पुताई कर दिया आपने, पुताई करने के तुरंत बाद सफेदी नहीं आती है, सफेदी 3-4 दिन के बाद आती है। ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है और वो वायुमंडल में तो होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में होती है कि नहीं होती है? होती है। अगर वायुमंडल की बात करें तो आपको सबको पता है 78%, तुरंत बोल दोगे तुम लोग, ये नाइट्रोजन गैस। 21% कौन सी गैस? ऑक्सीजन। ये और कार्बन 0.9%, याद रखना तीसरे नंबर पर है आर्गन गैस। ये अक्रिय गैस, क्रिया नहीं करती है भैया, और ये गैस है 0.03%, 0.03% ये होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तब ये वायुमंडल में होती है, ये वायुमंडल में इससे धीरे धीरे करती है क्रिया और धीरे धीरे क्रिया करके क्या करती है, बना देती है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। अब आप कैल्शियम कार्बोनेट को पढ़ें, ये संगमरमर भी होता है। संगमरमर किस तरह का होता है? सफेद सफेद होता है। वैसे लाल संगमरमर भी होते हैं, लेकिन अधिकतर संगमरमर जो होते हैं वो सफेद होते हैं। दूसरा एक चाक यानी खड़िया का सूत्र सुना होगा आप लोगों ने, उसमें अलग से कलर मिलाया है वो अलग की बात है, लेकिन जो चाक का ओरिजिनल कलर होता है वो सफेद होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो बनेगा वो सफेद बनेगा। आप लोगों ने घोंघा देखा है? घोंघा जो है वो अपनी प्रजाति तुम लोगों की प्रजाति का है, क्योंकि तुम लोग घोंघा हो क्या? यहाँ पर CaCO3 उसका जो ऊपर का खोल होता है, अगर आप लोग भी घोंघा होते तो आपका ऊपर का खोल किसका बना होता? कैल्शियम कार्बोनेट का। फिर चाहे इतना आपके ऊपर प्रहार किया जाता, आप लोग अच्छे से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते। तो ऊपर का खोल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये ध्यान रखना। और हाँ, तो बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसमें से क्या निकल रहा है? CaCO3 प्लस 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 H2O। यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट और जल, जैसे मान लो धूप लगेगी तो जल भैया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जिसकी क्रिया होगी तो जल जो है
वो भाप बन के उड़ जाएगा। तब यहाँ पर हो जाएगा और सी ए हो गया, और CO2 है, एक O निकल गया यहाँ पर, CO3 हो गया। और फिर इसमें 2 O थे तो एक O और 2 H, ये बन गया H2O। तो ये अभिक्रिया होती है कहाँ पर, दीवार में, तब बाद में सफेदी आती है, तो ये सफेद रंग का होता है। ओके, अंडरस्टैंड? आई थिंक यू विल बेटर अंडरस्टैंड। आप बहुत अच्छा समझोगे। तो ये हम मिटा दें, ये भी मिटा दें, ये आपके लिए एडिशनल जानकारी थी। तो फिर ये हुई संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, एक बार फिर हम आपको बता दें कि ऐसी अभिक्रिया जो या जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके या 2 या 2 से अधिक यौगिक आपस में मिल करके एक सिंगल उत्पाद देते हैं, उसे बोलते हैं योगात्मक संयोजन या एडिशनल रिएक्शन। ओके, अब उसके बाद में हम इसका उल्टा बना दें। अभी तक तो एक पदार्थ, 2 पदार्थ मिल रहे थे, एक पदार्थ बन रहा था। अब कोई एक पदार्थ है वो टूट जाए, 2 में टूट जाए या 2 से ज्यादा में टूट जाए, तो उसका उल्टा हो जाएगा। संयोजन का उल्टा वियोजन होता है। संयोजन का उल्टा वियोजन। तो नंबर 2 आ जाएगी वियोजन अभिक्रिया। और इस वियोजन अभिक्रिया को समझने के लिए हम फिर एग्जाम्पल का यूज करेंगे। तो आप लोग एक हेडिंग और डालें, वियोजन अभिक्रिया। तो आप लोग वियोजन अभिक्रिया हेडिंग लगा चुके हैं। आप लोग बैठा करें पढ़ने, तो कुछ खाने वाले न बैठा करें, क्योंकि जब बैठोगे तो बेटा आप लोगों का खाने में मन लगेगा। बहुत लोगों की ये आदत होती है कि वो खाना छोड़ दें, नाश्ता वास्ता कोई होता है या कुछ नमकीन वगैरह हो गया या फिर चाय वगैरह हो गया, ये पिए जाते हैं और पढ़े जाते हैं। मेरे से तो ये नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरे सामने कुछ आता है तो मेरा मन उधर ही चला जाता है। तो मेरे पास जो होता है तो मैं फिनिश कर देता हूँ पहले, फिर उसके बाद में मैं कुछ पढ़ाई का काम करता हूँ। तो ये क्योंकि वो बार बार अट्रैक्शन पैदा करता है, और फिर जब उसको फिनिश कर दोगे तब उसकी तरफ ध्यान हट जाएगा और फिर आप तब पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग के साथ में क्या होता है ये हमको नहीं पता है, फिलहाल मैंने अपनी बात आपसे बताई कि ये होता है। फिर वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें एक पदार्थ यानी जो अभिकारक पदार्थ होता है वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। जैसे कि इसका सिंपल सा रिएक्शन लेते हैं, हम समझेंगे आसान रिएक्शन से, फिर उसके बाद में जब आपको दिखेगा तो आप तुरंत ये जान जाओगे कि कौन सी अभिक्रिया है। ऐसी जो अभिक्रियाएं होती हैं ये आपको बहुविकल्पी में पूछी जा सकती हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, या तो 2 नंबर में लिखने की आ सकता है एग्जाम्पल सहित। तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो जैसे हम बता रहे हैं CaCO3 ये हुआ, प्लस एरो लगा देंगे कि ये एकल पदार्थ है, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या इसको गर्म करें तो क्या कुछ मिलेगा? हाँ, इसको गर्म करोगे बेटा तो ये बन जाएगा CaO यानी चूना बन जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगी। तो ये बन जाएगा इस तरीके से। खांसी आने वाली है उसके लिए सॉरी। अब देखिए ये अभिक्रिया होगी। फिर दूसरा एक होता है प्रयोगशाला में बनाया गया था सबसे पहले जो ऑक्सीजन लेवासिये द्वारा, वो बनाया था KClO3। इसे कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट, इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो नीचे लिख दिया करो कैल्शियम और कार्बोनेट, ये होगा कैल्शियम कार्बोनेट। अब CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं। कक्षा 9 में आप लोगों ने ये सब सूत्र को निकालना पढ़ लिया है ना? अगर नहीं पढ़ा है तो मैं अभी शार्ट में थोड़ा सा बता दूंगा आप लोगों को ये 2 रिएक्शन के बारे में सूत्र, क्योंकि आपको सूत्र जब नहीं पता होंगे, केमिकल फार्मूले नहीं पता होंगे, तब आप ये जो रिएक्शन है वो नहीं कर पाएंगे। तो फार्मूला पहली बात तो पता होना चाहिए। तो अभी ये करा करके फिर थोड़ा सा जो बहुत जरूरी है, बस 2 मिनट का काम होगा, वो आपको मैं करा दूंगा। KClO3 ये पोटेशियम क्लोरेट है। कौन सा क्लोरेट? पोटेशियम क्लोरेट। इसको करते हैं गरम। इसको गरम करेंगे तो बेटा ये टूट जाएगा KCl+O2 में। अब KCl हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड और ये हो जाएगा O2 यानी ऑक्सीजन गैस। ये प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने की एक प्रयोगशाला विधि है, ये भी आप लोग याद रखें। तो यहाँ पर देखिए बैलेंस है समीकरण, हमको तो नहीं लग रहा कि बैलेंस है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर KCl ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ 3 यहाँ पर 2, तो
इधर कम तो यहाँ 2 ठोको, ठोक दिया। अब फिर इधर ज़्यादा हो गया, 4 हो गया। ऐसे 1 लगाओगे तो 2 1 कम 2 ही होगा, तो 2 लगाओगे तो 4 हो जाएगा। अब 4 हो गया तो क्या करें, तो नहीं लगाना है, 4 नहीं लगाना। अब क्या करें, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ करते 3 और यहाँ करते 2। तब देखें 3 दूनी 6 और यहाँ 2 3 6 ओ हो गया। लेकिन के का लफड़ा फंस गया, के का देखो 2 हो गया, सीएल भी 2 हो गया। तो इस लफड़े को समाप्त करने के लिए यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे, बस KCl2 हो गया, KCl2 हो गया। ओ 2 3 6 और 2 3 6। तो इस तरह से आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। तो ये अपक्रिया हो गई, कौन सी अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें एकल पदार्थ, एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, उसे बोला जाता है वियोजन अभिक्रिया। तो ये होगी वियोजन अपक्रिया। ओके, वियोजन अपक्रिया के बाद में एक आता है विस्थापन अपक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3 तरीके से बना करके, मैं सारे तरीके से आपको बताऊंगा, फिलहाल इसको जा रहा हूं मैं मिटाने। तो नंबर 3 है विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन ही बोलते हैं, कभी कभी प्रतिस्थापन भी होती है, विस्थापन या प्रतिस्थापन। चलो प्रतिस्थापन कर दें, प्रतिस्थापन की विस्थापन, विस्थापन ज्यादा अच्छा लग रहा है हमको। विस्थापन अपक्रिया या प्रतिस्थापन अपक्रिया ये होती है। अब ये होती क्या है विस्थापन अपक्रिया, विस्थापन सही, विस्थापन का अभिक्रिया। आप लोगों को भैया अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके बता देना। अगर कोई त्रुटि है तो कृपया, मैं आपका आभारी रहूंगा ये बताने के लिए कि आप किस तरह से हमको हमारे काम में सहायता प्रदान कर सकते हैं, कि मैं आपको किस तरह से और इस तरह से बताएं कि आपको बेटा समझ में आए। स्पीड ज़्यादा है, बहुत स्लो बोलते हैं, या फिर ज़्यादा और कोई प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है, तो यू कैन टाइप इन कमेंट बॉक्स व्हाट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। ओके, और लाइक वाइक करने का जो काम है वो आपके माइंड पे डिपेंड करता है। आप लाइक करना तो ये होता है कि अब भैया जब आपके पसंद आएगा तो लाइक करोगे, नहीं पसंद आएगा तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर देना। डिसलाइक का अगर मन करता तो डिसलाइक करो, लाइक करने का मन करता तो लाइक करो, जो हो रहा है मन में वो करो, लेकिन करो जरूर। अब विस्थापन अभिक्रिया क्या अभिक्रिया होती है, अब देखें, मान लो कोई अभिक्रिया हो रही है, एक अभिक्रिया है ए कोई बंदा है, प्लस ए बी कोई बंदा है, ए बी नहीं है, इसके साथ में बैठा है कोई सी बी, ये ए बी सी बी, और ये अभिक्रिया हुई। ए बी को क्या सूझा, ए बी आया और इनको तड़ाक से मारा, किसको, सी को, और सी गिरा जा करके दूर, सी धड़ल्ले से आकर के दूर गिरा, और ए के साथ में हो गया कौन, बी, तो आ गया ए बी और सी हो गया अलग। अब यहाँ पर देखें कि ए ने बी को हटा दिया है, सॉरी ए ने सी को हटा दिया, बी को कहाँ हटाया, ए ने सी को हटा दिया है और बी के साथ में आ गया है। जैसे आप बेंच पर बैठे हो कहीं पर और कोई आया आपको भन से मारे और आप जाकर के दूर गिरे और आ करके आपके मित्र के बगल जो बी है उसके बगल बैठ जाए, तो आप बेटा हो गए क्या, प्रतिस्थापित या विस्थापित हो गए। यू आर डिस्प्लेस्ड बाई जिसने मारा। ओके, तो आप उसके द्वारा क्या हो गए, डिस्प्लेस्ड हो गए, यानी इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, अंग्रेजी में बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। जब कोई दूसरे चीज को उठा करके अलग रख दे और वहां पर खुद अपना अधिकार कर ले, या आप किसी चीज को, किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के द्वारा विस्थापित करें, उसकी जगह पर रखें, तो उसे कहते हैं विस्थापन। तो यहाँ पर ऐसे ही हो जाता है। अब इसी चीज को हम रिएक्शन में समझेंगे, जैसे कि अब ये कब हो पाता है, जब यहाँ पर आपका मित्र है, आपको मारा, आप दूर गिरे, आप उससे ज्यादा तगड़े हैं, तो आप उल्टा उसी को मारेंगे, वही दूर गिरेगा, मतलब वो आपको नहीं हटा पाएगा। तो जस्ट रिएक्शन केमिस्ट्री की इसमें भी होती है। केमिस्ट्री जो होती है वो आपकी जस्ट रिलेटेड टू लाइफ होती है, आप लाइफ की केमिस्ट्री समझ जाओगे, ये केमिस्ट्री समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बहुत सा फेमस रिएक्शन होता है, Zn प्लस H2SO4, ये हो गई भैया क्या, जिंक सल्फेट बन जाएगा। अभी लेकिन अभी तो जिंक है
और ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये सल्फ्यूरिक अम्ल बेटा तनु है। अब आप लोगों ने ये तनु का नाम सुना है नहीं सुना? तनु का नाम, तनु की लड़की थोड़ा ना। तनु जो है ये है एक सांद्र शब्द होता है, एक होता है तनु। तनु का मतलब होता है जैसे मान लो हमारे पास एक पात्र है, इतना बड़ा कटोरा है, और कटोरे में मैंने तुम आए हमारे घर और हमने तुमको दिया शरबत, और शरबत में और इतने बड़ा कौन कटोरा है, कैसे बनाया था? ऐसे बनाया था, ऐसे करके ऐसे बना था। हाँ, इतने बड़ा और कटोरा है, और यही कटोरा हम क्या कर देंगे, एक और चीज कर देंगे। यहाँ आयो तुम और यहाँ आओ तुम्हारा दोस्त। क्या हुआ कि तुम्हारे में हम डाल दी भैया 100 ग्राम चीनी, गर्मी मौसम है, ठंडी का नहीं है, गर्मी मौसम, और तुम्हारे दोस्त में डाल दिया मैंने 200 ग्राम चीनी। अब देखो विलयन किसका गाढ़ा बनेगा, यानी कि विलय की मात्रा किसमें ज्यादा है, यानी जो पदार्थ घोला जा रहा है किसमें ज्यादा है, तुम्हारे दोस्त वाले में, और तुम्हारा फीका लगेगा फिर उसकी तुलना में। तो उसकी तुलना में तुम्हारा फीका है और तुम्हारा तनु है, तुम्हारे में अणुओं की मात्रा कम है, और तुम्हारे दोस्त वाले में अणुओं की मात्रा ज्यादा है, इसलिए उसका शांत है। शांत मतलब होता थोड़ा ज्यादा अणुओं की मात्रा इसमें ज्यादा हो, गाढ़ापन, और तनु होता है पतला वाला। ओके, समझ गए ना? जैसे अभी यहाँ पर तनु है, मतलब यहाँ पर जल की मात्रा H2SO4 में ज्यादा है और H2SO4 की मात्रा कम है, इस तरह से कह सकते हैं। ये थोड़ा पतला टाइप का है। ओके, अब इसमें डालोगे बेटा तो क्या होगा, आपको एक एनसीईआरटी में एक अभिक्रिया भी बताई गई है। आप सल्फ्यूरिक अम्ल, तन सल्फ्यूरिक अम्ल, और पर नली में थोड़ा सा दानेदार जडन डालें, जडन जिंक की टुकड़े डालें, छोटे छोटे दानेदार, तब क्या होगा कि एक गैस आपको निकलती हुई दिखाई देगी। उस गैस का नाम होता है हाइड्रोजन, क्योंकि जिंक जो होता है उसी तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन को मारेगा आकर के भन से, इसकी कन्फर्टी हो जाएगी शून्य, और ये हो जाएगा ZnSO4 और प्लस H2, ये निकल जाएगी इस तरह से। तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया हुई? विस्थापन अभिक्रिया। इसको कहते हैं जिंक सल्फेट। ये तन H2SO4 है, ये जिंक सल्फेट है, तो लिख दो जिंक सॉरी और SO4 को बोलते हैं सल्फेट। जहां पर आपको दिखे SO4 उसका मतलब होता है सल्फेट, तो ये हो गया जिंक सल्फेट। आप इस तरह से अभिक्रिया को कर सकते हैं। दूसरी अभिक्रिया देखें, एक होती है Fe प्लस CuSO4 और ये लगा हुआ है एरो, ये अभिक्रिया होगी। ये अभिक्रिया कैसे समझ सकते हो? मान लो एक पात्र है, एक पात्र में भरा हुआ है, फिर ले लो एक पात्र, एक बार बड़ा पात्र है, लेकिन तुम्हारे पीने वाला नहीं, मन भराओ। अब क्या है, इसमें हमने भर दिया है CuSO4। अब इस विलयन में है CuSO4, तो CuSO4 जो होता है वो किस रूप में होता है? इससे CuSO4 के रूप में होता है नहीं बेटा, जो जिंक सल्फेट है या तो कॉपर सल्फेट है, इसको जब विलयन में डालोगे तो बेटा Cu अलग हो जाएगा, SO4 अलग हो जाएगा, क्योंकि जल में अलग होगा तभी तो घुलेगा। तो Cu पर 2 प्लस हो जाएगा, SO4 पर 2 माइनस हो जाएगा। ये प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट अगर नहीं आता है, यही सबसे ज्यादा जरूरी है, तो ये समझ जाओगे तो सब कुछ समझ जाओगे। तो ये प्लान अलग होता है। अब क्या होता है कि Fe आता है और इनको हटा देता है, इनकी जगह पे Fe जो है इनको हटा करके खुद स्थान ले लेता है और इनको कर देता है बाहर। अच्छा, आप एक चीज जानते हैं कि Fe2 प्लस Cu2 प्लस का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। अब 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, इनको कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये Cu पर प्लस जो लगा है 2 हट जाएगा। अब आप जानते हैं प्लस किस पे लगता है, इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागा होता है। अब Fe क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन इनके जो रहते हैं, तो पकड़ो अपना 2 इलेक्ट्रॉन, भागो यहाँ से जल्दी से, तो इनको 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ये भाग जाते हैं और अपना Fe2 प्लस बना लेता है। इस तरह से SO4 के साथ में हो लेता है, SO4 के साथ में ये हो लेता है। तो इस तरह से ये बन जाएगा इक्वेशन, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कॉपर सल्फेट के विलयन में ये ज्यादा सक्रिय होता है और इसको हटा देगा। और फिर जब आप विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे धातु अधातु वाले चैप्टर में, तब वहां से कायदे से समझ में आएगा। फिलहाल आप ये विस्थापन अभिक्रिया समझे बस, यहाँ पर इतना ही काफी, नहीं तो बहुत अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये CuSO4 है, ये हो जाएगा FeSO4
4 और प्लस Cu, कॉपर अलग हो जाएगा, FeSO4 ये बन जाएगा, क्योंकि ये Fe ने कॉपर को क्या कर दिया है, विस्थापित कर दिया है। विस्थापित करने का मतलब इनको हटा दिया है, खुद वहां पर आ गया है। जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के द्वारा हटाया जाता है या विस्थापित हो जाता है तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, और जो पदार्थ हटाता है वो उसके स्थान पर आ जाता है। तो CuSO4 के साथ में था, इसने Fe ने Cu को हटाया, ये बाहर गया, गिरा भरने से, और यहाँ पर ये आ गया ऐसे। ओके, आई होप आप सब लोग समझ रहे हैं। तो आप लोग को समझने के लिए और हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा लंबा तो नहीं हो रहा है, ऊब तो नहीं रहे हो, अगर ऊब रहे हो तो हम लोग आगे फिर देख लेंगे। इतना आपके लिए आज के लिए काफी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ में। आगे हम लोग कवर करने वाले हैं, बस एक वीडियो आपके लिए बनेगी और आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको हम बताएंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको लिखना है, और ये भी इस चैप्टर से, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।